हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 12th लेक्चर। ये हमारा 12वां लेक्चर है ऑफ आर 1000 एमसीक्यू सीरीज। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने जो लास्ट के मेरे 11 लेक्चर्स हैं वो देख लिए होंगे। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मुझे फीडबैक देते रहा करिए। इससे मुझे भी पता चले कि ये जो एमसीक्यूज हैं ये आपके लिए एक्चुअली में यूजफुल हैं भी कि नहीं। सो कीप कमेंटिंग। और अगर वीडियो यूजफुल लगा करे, अगर मेरे 30 मिनट के वीडियो से आपने कुछ नॉलेज गेन की हो, आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो, तो इन वीडियो को लाइक करने में कोई कंजूसी मत किया करिए। और एक बात और है कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैं अपने चैनल के बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। मेरे चैनल पर आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन सारे ही सब्जेक्ट की सीक्वेंस में लेक्चर वीडियो सीरीज मिलती है जो मैं डिटेल में पढ़ाती हूँ विद नोट्स एंड न्यूमेरिकल। तो इसका फायदा उठाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, आप भी पढ़िए। ठीक है। और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, नीचे जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस करिए ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। राइट। आज के इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं ऑन द टॉपिक पार्टनरशिप अकाउंटिंग। और पार्टनरशिप अकाउंटिंग में भी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये जो दो टॉपिक हैं इन पे हम करेंगे आज के क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इफ गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट, इट मस्ट बी रिटन ऑफ द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर आर डेबिटेड इन। ठीक है। सवाल क्या है कि जब कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो, ठीक है, जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है तो अगर बैलेंस शीट में गुडविल होता है, अगर बैलेंस शीट में गुडविल अपीयर होता है तो इट मस्ट बी रिटर्न ऑफ, उसे रिटर्न ऑफ किया जाता है। तो उस केस में जो कैपिटल अकाउंट होता है सारे पार्टनर्स का, दिस इज डेबिटेड इन। जो कैपिटल अकाउंट है पार्टनर्स का उसे किस में डेबिट किया जाता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, या कैपिटल रेशियो में, किस रेशियो में डेबिट किया जाता है। तो दिस इज द क्वेश्चन। तो हमने जब रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर वी नीड टू डू वेरियस एडजस्टमेंट। जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है तो बहुत सारे एडजस्टमेंट किए जाते हैं, जिसमें एक एडजस्टमेंट जो है वो गुडविल से रिलेटेड है, गुडविल एडजस्ट किया जाता है। ठीक है। तो अगर पहले से बैलेंस शीट में कुछ गुडविल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसे राइट ऑफ किया जाता है। ठीक, उसकी मैंने जर्नल एंट्री बताई थी। जर्नल एंट्री क्या थी कि ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मैं एकदम इनिशियल लिख रही हूँ, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, मैंने बताया था जो भी गुडविल एग्जिस्ट करता है बैलेंस शीट को, बैलेंस शीट में उसे राइट ऑफ किया जाता है जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर होता है। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या है, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये मैंने जर्नल एंट्री बताई थी जब हमने डिटेल में पार्टनरशिप डिस्कस किया था। ठीक है। और अब ये जो गुडविल है इसे राइट ऑफ किया जाएगा। सवाल ये है कि गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कैपिटल रेशियो में, कि ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो ये जो गुडविल है इसे राइट ऑफ किया जाएगा ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से चला जाता है, ठीक है, तब न्यू प्रॉफिट शेयर डिसाइड होता है और जो रिमेनिंग पार्टनर बचते हैं वो आगे का जो भी प्रॉफिट लॉस है वो फिर न्यू रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो न्यू रेशियो तो एकदम नहीं होगा। और कैपिटल रेशियो यहाँ से, यहाँ पार्टनरशिप अकाउंटिंग से एकदम रिलेटेड नहीं है। कैपिटल रेशियो, ये जो कैपिटल रेशियो है ये इस पार्टनरशिप अकाउंटिंग से एकदम रिलेटेड नहीं है। सो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है सारे पार्टनर्स के बीच में, उस रेशियो में गुडविल को राइट ऑफ किया जाएगा। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, गुडविल अकाउंट क्रेडिट होगा। ये होगी जर्नल एंट्री। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। इन द इवेंट ऑफ अ डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, देन द अमाउंट ऑफ जनरल रिजर्व इज ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट इन। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो भी अमाउंट है जनरल रिजर्व में, ठीक है, यहाँ पे है जनरल रिजर्व, जो भी अमाउंट है जनरल रिजर्व में उसे ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या कैपिटल रेशियो। ठीक, तो हमने जब रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर डिस्कस किया था तब हमने पढ़ा था कि जो बैलेंस शीट होती है पार्टनरशिप फर्म की, इट मे हैव एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट।
जो भी बैलेंस शीट होती है पार्टनरशिप फर्म की, और उस टाइम जब भी कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो उस समय बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो सकता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट यानी इकट्ठा हुआ प्रॉफिट। अब ये प्रॉफिट जो इकट्ठा हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में कुछ फंड हो सकता है, पीएल अकाउंट का कुछ बैलेंस हो सकता है, ठीक है, कुछ दूसरे रिजर्व है उनमें कुछ फंड हो सकता है, ठीक है। तो जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाए या कोई पार्टनर रिटायर होता है पार्टनरशिप फर्म से, तो जो भी रिजर्व्स का फंड होता है वो क्या किया जाता है, ये जो भी रिजर्व्स का फंड होता है ये जितने भी पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनके बीच में डिवाइड किया जाता है। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, ये बात समझ में आई। देखिए, जो रिटायरिंग पार्टनर है या जिस पार्टनर की डेथ हो गई है वो भी तो अपना शेयर लेगा आउट ऑफ दैट रिजर्व। ये जो भी रिजर्व का पैसा है इसमें इस डिसीज पार्टनर, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है या जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, उसमें उसका भी तो हिस्सा है, उसकी मेहनत से भी तो ये रिजर्व क्रिएट हुआ है, तो वो भी अपना हिस्सा लेगा। तो ये जो भी रिजर्व का पैसा है, जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, जो भी जनरल रिजर्व का पैसा है, ये ओल्ड प्रॉफिट रेशियो में सारे पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाता है। ठीक, इसकी एंट्री मैंने बताई थी। एंट्री, जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक, पीएल अकाउंट डेबिट, सारे ये जो रिजर्व है इन सबको डेबिट करेंगे, ठीक है, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएल अकाउंट डेबिट, अगर कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है तो वो अकाउंट डेबिट, अगर कोई इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो दैट अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इन अकाउंट को, जितने भी रिजर्व अकाउंट है इन्हें डेबिट किया जाएगा और जितने भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है इन्हें क्रेडिट किया जाएगा। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। न्यू रेशियो तो बाद में यूज किया जाता है जब पार्टनर चला जाएगा, ठीक है, फिर आगे के फ्यूचर के जो एडजस्टमेंट है वो न्यू रेशियो में होंगे। तो न्यू रेशियो तो यहाँ एकदम नहीं होगा, मैंने बताया कैपिटल रेशियो एकदम कनेक्टेड नहीं है पार्टनरशिप अकाउंटिंग से। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर, जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है, द क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट अपियरिंग इन द बैलेंस शीट शुड बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ। किसी पार्टनर की अगर डेथ हो जाए तो पीएल अकाउंट का जो भी क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, बैलेंस शीट में अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कुछ भी क्रेडिट बैलेंस है तो हम उसे क्रेडिट करते हैं कैपिटल अकाउंट ऑफ। तीन ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है? ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग द डिसीज पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिमेनिंग पार्टनर इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नीदर द डिसीज पार्टनर नॉर द रिमेनिंग पार्टनर। ठीक, सवाल समझ में आया? जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, ठीक है, और उस समय बैलेंस शीट में पीएल अकाउंट का अगर कुछ क्रेडिट बैलेंस है तो ये कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर उसमें क्रेडिट किया जाता है, ठीक है, बट वो क्या सारे पार्टनर में किया जाएगा कि रिमेनिंग पार्टनर में किया जाएगा या किसी भी पार्टनर में नहीं किया जाएगा? ठीक, दिस इज द क्वेश्चन। तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, पीएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, इसका क्या मतलब है? क्रेडिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट मतलब प्रॉफिट, ठीक है, तो नो डाउट जो भी प्रॉफिट है, जो भी प्रॉफिट एग्जिस्ट कर रहा है, जो भी प्रॉफिट अपीयर हो रहा है बैलेंस शीट में, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अमंग ऑल द पार्टनर, भले ही वो डिसीज या रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है, तो सारे ही पार्टनर के बीच में वो जो भी क्रेडिट बैलेंस है पीएल अकाउंट का वो सारे ही पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर दिया जाएगा इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि देखिए जो डिसीज पार्टनर है, ठीक है, उसने भी तो मेहनत की है, उसकी वजह से भी तो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट है इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑल द पार्टनर इंक्लूडिंग द डिसीज पार्टनर। डिसीज पार्टनर में भी और जो रिमेनिंग पार्टनर है सारे पार्टनर में ये जो भी क्रेडिट बैलेंस है इसे ट्रांसफर कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एबीसी आर द पार्टनर्स, एबीसी तीन पार्टनर हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं और अब सी रिटायर हो रहा है, तो आपको पता करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी। ठीक, सवाल समझ में आया? ए बी सी तीन पार्टनर है, यहाँ पे लिखती हूँ, ए बी सी तीन पार्टनर है, इनके बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:2:1। अब इसमें सी रिटायर हो रहा है, ये जो सी पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पता करना है ए और बी के बीच में। तो ए, अगर ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, अगर सी रिटायर हो रहा है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी इज 2:2। ठीक, और इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए तो आंसर क्या होगा? 1:1। ये कैसे किया? ये सिंपली इसे काट दीजिए,
ठीक है, 3 पार्टनर थे, अगर सी रिटायर हो रहा है तो 1 को काट दीजिए, तो ए और बी के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा 2:2, और इसको सिंप्लीफाई किया तो आ गया 1:1। ठीक है, तो आंसर क्या होगा बी। ठीक है, बट इसी की जगह थोड़ा सा और बता रही हूँ, इसी की जगह अगर ये बोलते हैं कि ए रिटायर हो रहा है, अगर इसी की जगह ये बोलते हैं कि ए रिटायर हो रहा है, तो आप 2 को काट देते हैं। ठीक है, तो बी और सी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाता, बी और सी के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाता 2:1। ठीक, और अगर इसी की जगह बोल देते हैं कि सी ये बी रिटायर हो रहा है, अगर ये बात बोल देते हैं कि बी रिटायर हो रहा है और ए और सी के बीच में फाइंड आउट करिए, तो बी को काट देते तो क्या बचता, ए और सी का रेशियो क्या है 2:1। ठीक, तो ए और सी का रेशियो हो जाता 2:1। तो सिंपली क्या है, अगर ए रिटायर हो, ठीक है, तो फिर 2:1, बी रिटायर हो तो ये 2:1, और अगर सी रिटायर हो तो 2:2। इस तरीके से ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला जाता है। बहुत आसान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 37, according to section 37 of Indian Partnership Act, the interest payable to the deceased partner on the amount left by him will be। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, मैंने बताया था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसके सेक्शन 37 में बताया गया है कि जो भी डिसीज पार्टनर है, ठीक है, अगर उसका कुछ भी अमाउंट लेफ्ट बच जाता है पार्टनरशिप फर्म पे, तो उस पर इंटरेस्ट दिया जाता है, और इंटरेस्ट का रेट क्या होगा, इंटरेस्ट का रेट होगा 6%। ये कहाँ बताया गया है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया है। ठीक, जब भी किसी पार्टनर की डेथ हो जाए, ठीक है, तो उसका जो भी हेयर होता है, उसका जो उत्तराधिकारी होता है, ही इज इंटाइटल टू द अमाउंट ड्यू, जो भी अमाउंट ड्यू है, ठीक है, उसके लिए उसका जो हेयर होता है वो इंटाइटल होता है। ठीक है, जो भी राइट्स होते हैं, जो भी अधिकार होते हैं, उनके लिए इंटाइटल होता है। ठीक है, तो जो भी उसको पेमेंट किए जाते हैं, जो भी उस लीगल हेयर को पेमेंट किए जाते हैं, ये पेमेंट 2 तरीके से किए जा सकते हैं। ठीक है, कैसे, एक है लमसम पेमेंट, ठीक है, नॉट लमसम, इसे कहेंगे कि एक बार में पेमेंट, लमसम पेमेंट नहीं, इसको कहेंगे एक इंस्टॉलमेंट में पूरा पेमेंट कर दिया। ठीक है, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए तो जो उसके लीगल हेयर होगा इसको पेमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो एक ऑप्शन है कि वन टाइम पेमेंट करे, फुल इंस्टॉलमेंट पेमेंट करे, एक बार में सारा पेमेंट कर दे। दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करे। ठीक है, एक से ज्यादा इंस्टॉलमेंट में करके उस लीगल हेयर को पेमेंट किया जाए। तो जो भी अमाउंट बच जाता है पार्टनरशिप फर्म में, ठीक है, जिसका पेमेंट अभी करना है, तो उस पर इंटरेस्ट पे किया जाता है 6% के रेट से। तो ये बताया गया है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज डेबिटेड टू द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर कैपिटल रेशियो, इन न्यू रेशियो, इन गेनिंग रेशियो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। जो भी रिटायरिंग पार्टनर है, मेरी पेन कहाँ गई, हाँ, जो भी रिटायरिंग पार्टनर है, ठीक है, उसका जो भी गुडविल का शेयर है, ये डेबिट किया जाता है रिमेनिंग पार्टनर्स में। किस रेशियो में डेबिट किया जाता है, कैपिटल रेशियो में, न्यू रेशियो में, कि गेनिंग रेशियो में, किस रेशियो में डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो आगे चल के जो भी फ्यूचर प्रॉफिट होंगे, ठीक है, उसमें वो क्या होगा, जो फ्यूचर प्रॉफिट होगा उसमें हिस्सा किनका होगा, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर, या कह लीजिए जो रिमेनिंग पार्टनर है उनका हिस्सा होगा ना। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो रिटायर हो गया पार्टनर या जिस पार्टनर की डेथ हो गई, अब वो आगे तो उस पार्टनरशिप फर्म का मेंबर है नहीं, तो उस पार्टनरशिप फर्म का आगे फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा वो कौन शेयर करेगा, वो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर या कह लीजिए जो रिमेनिंग पार्टनर है वो शेयर करेंगे। तो इसलिए क्या होता है, जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर है, ठीक है, जो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, दे कंपनसेट द रिटायरिंग पार्टनर या डिसीज पार्टनर, वो कंपनसेट करते हैं डिसीज पार्टनर या रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करते हैं, उसके बदले में कंपनसेशन पे करते हैं, और इसी कंपनसेशन को क्या कहते हैं, गुडविल। ठीक, ये बात समझ में आई। देखिए, जो पार्टनर रिटायर हो गया, अब फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसमें उसका हिस्सा तो है नहीं, ठीक है, तो उसके बदले में जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं, ये जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, ये रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करते हैं। ठीक है, और जो भी अमाउंट पे करते हैं इसको कहा जाता है गुडविल। ठीक, अब जो ये जो कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर होते हैं, ये गुडविल पे करते हैं किस रेशियो में, ये सवाल है। तो ये गुडविल पे करते हैं इन द गेनिंग रेशियो। ठीक है, ये जो रिमेनिंग पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर को जो गुडविल पे करते हैं, किस रेशियो में पे करते हैं, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो मतलब किस रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर गेन कर रहे हैं शेयर फ्रॉम द रिटायरिंग पार्टनर,
ये बात समझ में आई। गेनिंग रेशियो क्या है? गेनिंग रेशियो वो रेशियो है जिस रेशियो में रिमेनिंग पार्टनर यानी जो बचे हुए पार्टनर हैं वो किस रेशियो में रिटायरिंग पार्टनर से हिस्सा शेयर गेन कर रहे हैं, उस रेशियो में गुडविल दे पे टू द रिटायरिंग पार्टनर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब भी कोई फर्म डिसॉल्व हो, ठीक है, इफ गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट इट इज ट्रांसफर टू। जब भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है और अगर बैलेंस शीट में कुछ गुडविल है तो वो कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक, तो हमने पढ़ा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये वो टॉपिक पढ़ा था ना, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अच्छा मैं बताना भूल गई, मेरी पार्टनरशिप पे बहुत डिटेल में लेक्चर वीडियो सीरीज बनी हुई है, लगभग 10 से 11 लेक्चर्स में मैंने पूरा पार्टनरशिप अकाउंटिंग कवर किया है। तो अगर आपको पार्टनरशिप की डिटेलिंग पढ़नी है ना तो आप उन वीडियोस को रिफर कर सकते हैं। ठीक, तो वहां पर जब हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ा था, ठीक है, तो मैंने बताया था डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब कि जो बिजनेस ऑफ द फर्म है इट इज डिसकंटिन्यूड, अब वो बंद होने जा रहा है, अब वो क्लोज होने जा रहा है, जो फर्म है अब वो वाउंड अप होने जा रही है, फर्म डिसॉल्व होने जा रही है। ठीक है, तो इस केस में क्या किया जाता है, जो भी एसेट ऑफ द फर्म है, फर्म के जितने भी एसेट्स हैं उन सबको रियलाइज किया जाता है, उन सबको बेच दिया जाता है, सोल्ड। ठीक है, फर्म के जितने भी एसेट हैं, जब पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो फर्म के जितने भी एसेट हैं उन्हें बेच दिया जाता है और फिर उनसे क्या होता है, उनसे लायबिलिटी पे की जाती है। ठीक है, फर्म की कुछ लायबिलिटीज भी तो होंगी, तो वो सारी लायबिलिटीज पे की जाती हैं और अगर कुछ बैलेंस बच जाता है, ठीक है, तो जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो सेटल किया जाता है, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड किया जाता है। और अगर कुछ शॉर्टफॉल हो जाता है, मतलब लायबिलिटीज ज्यादा है एसेट कम है, अगर कुछ पैसे का शॉर्टफॉल हो जाता है आउटसाइड लायबिलिटी पे करने में, तब पार्टनर्स इस लायबिलिटी को पे करते हैं फ्रॉम देयर पर्सनल एसेट, यानी अब वो अपने पर्सनल एसेट को यूज करके ये लायबिलिटी सारी पे ऑफ करते हैं आउटसाइड लायबिलिटी को। ठीक है, तो डिसोल्यूशन के टाइम जो जितनी भी बुक्स ऑफ द फर्म है उन सबको क्लोज किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, जब फर्म डिसॉल्व होती है तो सारे बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं और 4 अकाउंट ओपन होते हैं। ठीक है, 4 अकाउंट ओपन होते हैं और सारी बुक्स को क्लोज किया जाता है। 4 अकाउंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक, ध्यान से समझिएगा, एक होता है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, तीसरा होता है पार्टनर्स लोन अकाउंट, मैं इनिशियल लिख रही हूं, और चौथा होता है कैश एंड बैंक अकाउंट, कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, तो जब भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है सारे अकाउंट क्लोज किए जाते हैं और ये 4 अकाउंट खुलते हैं। ठीक, ये 4 अकाउंट ओपन किए जाते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि जब पार्टनरशिप फर्म क्लोज होती है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म क्लोज होती है तो सारे अकाउंट क्लोज किए जाते हैं और ये 4 अकाउंट खुलते हैं। तो इसमें ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट में हम बेसिकली क्या करते हैं, जितने भी एसेट्स हैं, ध्यान से समझिएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में जितने भी एसेट्स हैं उन सबको ट्रांसफर किया जाता है एक्सेप्ट कैश और बैंक। ठीक है, कैश और बैंक को छोड़ करके जितने भी एसेट्स हैं उन सबको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, सारे एसेट अकाउंट को क्लोज किया जाता है, उनको ट्रांसफर किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। तो गुडविल भी तो क्या है, एसेट है ना, तो इट विल ऑल्सो बी ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट का कोई काम नहीं है। रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, एसेट्स और लाइबिलिटी को रीवैल्यू करने के लिए अकाउंट बनाते थे, रीवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी नहीं ट्रांसफर किया जाता है। ये कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट में। जब भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होगी, ठीक है, तो जितने भी एसेट्स हैं उनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के समय एसेट एंड लाइबिलिटी अपियरिंग इन द बैलेंस शीट आर ट्रांसफर टू। तो अभी बताया था कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब भी फर्म डिसॉल्व होती है तो जो भी एसेट या लाइबिलिटीज होती हैं, जितने भी एसेट्स होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक को छोड़ के जितने भी एसेट्स होते हैं उन्हें कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, और जितनी भी लाइबिलिटीज होती हैं उनको भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है एक्सेप्ट 2 अकाउंट को छोड़ के, एक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और दूसरा है पार्टनर्स लोन अकाउंट। इन 2 अकाउंट को छोड़ करके एंड कैश एंड बैंक अकाउंट, एसेट के केस में कैश एंड बैंक अकाउंट, उनको छोड़ के सारे अकाउंट को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है।
ठीक। अब आप पूछेंगे ये 3 अकाउंट छोड़ क्यों दिए जाते हैं? ये 3 अकाउंट इसलिए छोड़ दिए जाते हैं क्योंकि इनका तो हम सेपरेट अकाउंट बना रहे हैं ना। अभी मैंने बताया था जब फर्म डिसॉल्व होती है तो हम 4 अकाउंट बनाते हैं। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेपरेटली बना रहे हैं, पार्टनर लोन अकाउंट अलग से बना रहे हैं, ठीक है, और कैश एंड बैंक अकाउंट भी अलग से बना रहे हैं, इसलिए इनको छोड़ दिया जाता है। और बाकी जितने एसेट एंड लायबिलिटी हैं इनको रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म डिसॉल्व होती है, लोन फ्रॉम पार्टनर is transfer to realization account, not transfer to realization account, transfer to partners capital account। जब भी पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होती है तो अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, ठीक है, तो उसे क्या रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है कि नहीं किया जाता है, कि उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है? दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। तो लोन फ्रॉम पार्टनर, ठीक है, ये क्या है? लोन फ्रॉम पार्टनर, या दूसरे शब्दों में कह लीजिए लोन बाय पार्टनर टू अ फर्म। पार्टनर ने अगर लोन दिया है फर्म को तो इसे हम नहीं ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। एट द टाइम ऑफ सेटलमेंट, जब भी सेटलमेंट हो रहा होता है, जब भी लाइबिलिटीज पे की जा रही होती हैं, तो पार्टनर्स लोन, यानी जो पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, इसको पे किया जाता है आफ्टर आउटसाइड लाइबिलिटीज आर पेड। जो बाहर के लोग हैं, जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हैं, पहले उनका पेमेंट किया जाता है, ठीक है। ये बात समझ में आई? देखिए पार्टनर तो फर्म के अंदर का मेंबर है, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म का मेंबर है, ठीक है। तो उसने जो लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, उसको बाद में पे किया जाता है, पहले आउटसाइड लाइबिलिटीज को मीट किया जाता है, ठीक है। बट बिफोर द पेमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल के पेमेंट से पहले, बट आउटसाइड लाइबिलिटी के पेमेंट के बाद, ठीक है। पहले आउटसाइड लाइबिलिटी पे की जाती है, उसके बाद पार्टनर्स लोन पे किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए इट इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अगर लोन फ्रॉम पार्टनर है तो वो ट्रांसफर नहीं किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर सपोज करिए पार्टनर का कोई रिलेटिव है, उसने लोन दिया है पार्टनरशिप फर्म को, तो अगर पार्टनर के किसी रिलेटिव ने पार्टनरशिप फर्म को, ध्यान से समझिएगा, अगर पार्टनर के किसी रिलेटिव ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो इट इज कंसीडर एज एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी। तो ये क्या है? ये आउटसाइड लाइबिलिटी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, तो इसको ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। इसको ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। बट अगर पार्टनर ने लोन दिया है तो इट इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि पहले पेमेंट होना है आउटसाइड लाइबिलिटी का, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, जब फर्म डिसॉल्व होती है तो लोन फ्रॉम पार्टनर्स रिलेटिव, ठीक है, जो भी पार्टनर के रिलेटिव ने लोन दिया है, तो ये मैंने अभी डिस्कस किया, जब फर्म डिसॉल्व होती है तो अगर पार्टनर के रिलेटिव ने लोन दिया है फर्म को, तो ये ट्रांसफर किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि इट इज एन एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है, ये आउटसाइड लाइबिलिटी है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर it is agreed that partner will be paid a lump sum amount for dissolution। जब फर्म डिसॉल्व होती है, ठीक है, और अगर ऐसा अग्री हुआ है कि किसी पर्टिकुलर पार्टनर को लमसम में अमाउंट दे दिया जाएगा, सेटलमेंट के टाइम लमसम में अमाउंट दे दिया जाएगा, तो इफ द पेमेंट इज मेड बाय फर्म, जब पेमेंट करती है फर्म, द पेमेंट इज डेबिटेड टू, पेमेंट किस में डेबिट किया जाता है? रियलाइजेशन अकाउंट में, ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, किस में डेबिट किया जाएगा? तो किसी पर्टिकुलर पार्टनर को लमसम में दिया जा रहा है ना, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? ओनली कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये जो पेमेंट है वो क्या किया जाएगा? पेमेंट डेबिट किया जाएगा किसमें? केवल कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि सारे पार्टनर को लमसम में नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे बोला है अ पार्टनर विल बी पेड अ लमसम, किसी पार्टनर को लमसम में दिया जा रहा है, तो यहाँ पे होगा कंसर्न पार्टनर कैपिटल अकाउंट, इसे डेबिट किया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट व्हेन रियलाइज्ड, अनरिकॉर्डेड एसेट को जब रियलाइज किया जाता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है किसमें? रियलाइजेशन अकाउंट में, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, कि नन ऑफ द अबव में, ठीक। और यहाँ देखिए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की बात हो रही है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको अनरिकॉर्डेड एसेट बता देती हूँ ये क्या होता है। तो अनरिकॉर्डेड एसेट, या कह लीजिए या दूसरा टर्म है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो ये वो एसेट और लाइबिलिटी होते हैं विच एग्जिस्ट बट डू नॉट अपीयर इन बुक ऑफ अकाउंट। ये अनरिकॉर्डेड, नाम क्या है? अनरिकॉर्डेड, यानी जिसका रिकॉर्ड हमने नहीं रखा, जिसे हमने बुक ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया, ठीक है, अनरिकॉर्डेड है ना। ये एग्जिस्ट तो कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, ऐसे एसेट और लाइबिलिटी एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन उसे बुक ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड किया, तो उन्हें कहा जाता है अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लाइबिलिटी। ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं?
दिस मे बी, ये अनरिकॉर्डेड एसेट क्यों हो गए या अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्यों हो गई, दिस मे बी बिकॉज दे बीइंग रिटन ऑफ, ठीक है, या शायद ये रिटर्न ऑफ हो गए हैं या ओमिट हो गए हैं टू हैव बीन रिकॉर्डेड, या ओमिट हो गए हैं रिकॉर्ड होने से, ठीक है। तो ये होते हैं अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लाइबिलिटी। वैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, वो जिनको रिकॉर्ड करना भूल गए, जो हैं तो एसेट और लाइबिलिटी, लेकिन रिकॉर्ड फर्म की एसेट और लाइबिलिटी है लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया, ठीक है। तो ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लाइबिलिटी है, इन्हें नहीं ध्यान से समझिएगा, ये जो अनरिकॉर्डेड एसेट एंड लाइबिलिटी है, इन्हें नहीं ट्रांसफर किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। इन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है, क्यों? बिकॉज दे डू नॉट अपीयर इन द बुक, क्योंकि हम इन्हें बुक में तो रिकॉर्ड किया ही नहीं है, तो इसलिए इन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। बट इनको सेल करने से जो भी अमाउंट रियलाइज होता है, जैसे अनरिकॉर्डेड एसेट है, ठीक है, इनको सेल किया जाएगा, जब फर्म डिसॉल्व होगी अनरिकॉर्डेड एसेट को सेल किया जाएगा, तो इससे जो भी अमाउंट रियलाइज होगा इट इज अ गेन, ये फायदा है ना, तो इट इज क्रेडिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसे क्रेडिट किया जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जब पे की जाएगी, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि जब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी व्हेन पेड, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को जब पे करेंगे तो जो अगर लाइबिलिटी पे की है तो इट इज अ लॉस, इट इज एन एक्सपेंस, तो इसको क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे किसमें, रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। तो ऑप्शन 7 का आंसर क्या, सॉरी क्वेश्चन 7 का आंसर क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, मैंने एक साथ 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अनरिकॉर्डेड एसेट है तो इन्हें नहीं ट्रांसफर किया जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में, इन्हें सीधे रियलाइज कर दिया जाता है, इन्हें बेच दिया जाता है, और जो भी गेन आ रहा है उसे रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इन्हें पे किया जाएगा और रियलाइजेशन अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा, तो इस तरीके से इन्हें ट्रीट किया जाता है, राइट। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने जो कुछ भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो सही में समझ में आया, अच्छा लगा, यूजफुल लगा, नॉलेज गेन किया, तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, सी यू एंड गॉड ब्लेस यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।